हेलो एवरीवन, एक बार फिर से केमिस्ट्री क्लास में आप सभी लोगों का वेलकम करते हैं। आज की क्लास में हम लोग बात करने जा रहे हैं एविडेंस ऑफ एटम, यानी एटम का सबूत क्या है। क्या हम एटम को अपनी आंखों से देख सकते हैं? अगर देख सकते हैं तो कैसे देख सकते हैं? मैटर जो है वो एटम से मिलकर बना है, तो फिर हम लोगों को एटम नजर क्यों नहीं आते? ये सारी बातें आज हम लोग अपने टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, दैट इज एविडेंस ऑफ एटम। जब कभी हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को देखने की बात करते हैं तो याद रखिएगा, किसी भी चीज को, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के चार असूल होते हैं। पहला असूल, जिस चीज को आप देखना चाह रहे हैं उस चीज का होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, मैं इस बोर्ड मार्कर की कैप को देखना चाह रहा हूं, तो इस टाइम ये मेरे हाथ में मौजूद है, तो ये चीज मौजूद है तभी मैं इसको देख रहा हूं। अब मेरे हाथ में ये कैप नहीं है, अब मुझे ये नजर नहीं आ रही। क्यों नजर नहीं आ रही? क्योंकि ये चीज ही नहीं है जिसको मैं देखना चाह रहा हूं, ये वो ऑब्जेक्ट ही नहीं है जिसको मैं देखना चाह रहा हूं। तो पहला असूल देखने का क्या हुआ कि जिस चीज को आप देखना चाह रहे हैं, जिस ऑब्जेक्ट को आप देखना चाह रहे हैं, उस चीज का होना जरूरी है, यानी उस ऑब्जेक्ट का प्रेजेंट होना जरूरी है। दूसरा असूल, लाइट का होना जरूरी है। जिस चीज को आप देखना चाह रहे हैं उस चीज का होना जरूरी है। दूसरा असूल, लाइट का होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसको देखना चाहता हूं, ये चीज तो मौजूद है लेकिन मैं लाइट को ऑफ कर देता हूं। अगर मैं लाइट को ऑफ कर दूंगा तो ये चीज मुझे नजर नहीं आएगी, तो लाइट का होना जरूरी है। लाइट। तीसरा असूल, लाइट का उस ऑब्जेक्ट से जिसको हम देखना चाह रहे हैं उससे टकरा के वापस हमारी आंखों में आना जरूरी है। अगर ऑब्जेक्ट मौजूद है, लाइट मौजूद है, और लाइट उस ऑब्जेक्ट से टकरा के वापस हमारी आंखों में नहीं आती, तब भी हम लोग उस चीज को नहीं देख सकते। तो लाइट का टकराना बहुत जरूरी है, बाउंसिंग बैक। चौथा असूल, हमारी आंखों का ओपन होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, ये ऑब्जेक्ट है जिसको मैं देखना चाह रहा हूं, ये मौजूद है, लाइट मौजूद है, लाइट टकरा के वापस भी आ रही है और मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूं, तो मैं इस चीज को नहीं देख पाऊंगा। तो हमारी आंखों का ओपन होना भी जरूरी है। तो ये चार असूल हैं किसी भी चीज को, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के। तो सवाल यहां पे ये है, हमारी कायनात के अंदर जो मैटर है वो छोटे छोटे एटम से मिलकर बना है, तो लाइट भी मौजूद है, वो ऑब्जेक्ट, वो एटम्स भी मौजूद हैं जिनको हम देखना चाह रहे हैं, तो फिर हम लोगों को नजर क्यों नहीं आते? याद रखिएगा, अगर हम लोग लाइट की बात करें तो लाइट जो है, इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात करें तो ये 7 तरह की है। 7 तरह की रीजन्स में इनको हम लोगों ने डिवाइड किया है। पहला जो रीजन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, वो है गैमा रेज। दूसरा जो रीजन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, वो है एक्स रेज। तीसरा जो रीजन है वो है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस, यूवी रेज बोलते हैं इसको। इसके बाद वाला जो रीजन है वो है विजिबल रेज या विजिबल रीजन। इसके बाद रेडिएशन का जो रीजन है वो है आईआर रीजन,
जिसको बोलते हैं इंफ्रारेड लाइट्स रेज या रीजन। IR मींस इंफ्रारेड। इसके बाद जो रीजन है माइक्रो वेव्स या माइक्रो रेज। इसके बाद जो रीजन है रेडियो वेव्स या रेडियो रेज। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के ये 7 रीजन है, 1 2 3 4 5 6 7। इसमें से ये जो रीजन है विजिबल रीजन, इस रीजन में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, जो लाइट है, उसको हम लोग बोलते हैं विजिबल लाइट। इस विजिबल लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की जो वेवलेंथ की रेंज है वो 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर तक है। हमारी आंखों में अल्लाह ताला ने जो रीजन फिट कर दिया है वो विजिबल रीजन है, यानी हम लोग जिन रेडिएशंस को अपनी आंखों से देख सकते हैं, जिस लाइट को हम लोग अपनी आंखों से देख सकते हैं, उन रेडिएशंस की, उस लाइट की जो वेवलेंथ है वो 400 से कम नहीं होती और 800 नैनोमीटर से ज्यादा नहीं होती। यानी हम लोग सिर्फ उस लाइट को, रेडिएशंस को देख सकते हैं जिसकी वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से कम ना हो, 800 से ज्यादा ना हो। अब हमें अपनी आंखों से हर वो ऑब्जेक्ट नजर आता है जिसके साथ लाइट टकराए, टकराने के बाद जब वो वापस आए तो उसकी वेवलेंथ अगर इस रीजन के, इस रेंज के दरमियान में होगी तो वो ऑब्जेक्ट हम लोगों को नजर आएगा। यानी इस कायनात में जितनी भी हम लोगों को चीजें नजर आती हैं, असल में उनके साथ जब लाइट टकराती है, रेडिएशंस टकराती हैं, तो उसके बाद उसकी जो वेवलेंथ होती है उस लाइट की, यानी वेवलेंथ क्या है, जैसे ये मेरे पास लाइट है इन द फॉर्म ऑफ वेव ट्रैवल करती है, तो वेवलेंथ का ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको हम लोग क्रस्ट बोलते हैं। तो एक क्रस्ट से लेकर दूसरे क्रस्ट तक का फासला, ये जो नीचे वाला रीजन है इसको हम लोग ट्रफ बोलते हैं। एक ट्रफ से लेकर दूसरे ट्रफ तक का जो फासला है इसको हम लोग बोलते हैं वेवलेंथ। इसको हम लोग लैम्ब्डा साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर ये डिस्टेंस जो है वो 400 से कम ना हो और 800 नैनोमीटर से ज्यादा ना हो तो ऐसी लाइट को हम लोग बोलते हैं विजिबल लाइट। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट से ये लाइट टकराए, टकराने के बाद जब वापस आए तो इसकी वेवलेंथ अगर इस रेंज के दरमियान में होगी तो वो रेडिएशन, वो लाइट हमारी आंखों में एब्जॉर्ब हो जाती है और हमारी आंखों में उसका इमेज बन जाता है और हम लोग वो चीज नजर आना शुरू हो जाती है। अगर हम लोग एटम की बात करें तो एटम है बहुत स्मॉलेस्ट पार्टिकल, बहुत स्मॉलेस्ट है, इतने छोटे पार्टिकल हैं कि अगर लेट्स सपोज ये एक एटम है, ऐसे मान लेते हैं इसको कि एटम है, तो एटम का जो साइज है, जो डायमीटर है, वो तकरीबन 0.2 नैनोमीटर तक है। ये जो लाइट है जो हमारी आंखों में एब्जॉर्ब होती है उसकी रेंज है 400 नैनोमीटर से लेकर 800 नैनोमीटर तक। जिस ऑब्जेक्ट को हम लोग देखना चाह रहे हैं उसकी रेंज है 0.2 नैनोमीटर तक। इसका मतलब हमारी आंखों में जो लाइट एब्जॉर्ब होती है उसकी वेवलेंथ ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये विजिबल लाइट इन एटम्स के ऊपर पड़ती है तो इनके साथ जाकर टकराती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बड़ी वेवलेंथ वाले हैं। एटम का जो साइज है, जो डायमीटर है, वो बहुत स्मॉल है। इसका मतलब ये हुआ कि ये इसके साथ टकराती ही नहीं है, अगर टकरा गई तो वापस नहीं आती। इस वजह से हम लोग छोटे पार्टिकल्स जैसे एटम्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं, इनको अपनी नॉर्मल आई से नहीं देख सकते। अगर हम लोग एटम को लाइट माइक्रोस्कोप से देखने की कोशिश करें, लाइट माइक्रोस्कोप या जिसको हम लोग ऑर्डिनरी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप भी बोलते हैं, जिसको हम लोग ऑर्डिनरी
ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप भी बोलते हैं। अगर हम लोग एटम को देखने के लिए ऑर्डिनरी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप को यूज करें तब भी हम लोग एटम को नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि लाइट माइक्रोस्कोप या ऑर्डिनरी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में विजिबल लाइट को ही इस्तेमाल किया जाता है और विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ है वो हम लोगों ने पहले बता रखी है कि 400 से 800 नैनोमीटर के दरमियान में होती है, तो जो कि एक बड़ी वेवलेंथ है। और एटम जो है जिसको हम देखना चाह रहे हैं वो एक बहुत ही स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट है, तो ये बड़ी वेवलेंथ उसके साथ जाके स्ट्राइक ही नहीं करती, उसके साथ जाके टकराती ही नहीं है। जब उसके साथ टकराती नहीं है तो वापस कैसे आएगी और हमारी आंखों में एब्जॉर्ब कैसे होगी, हम उसको कैसे देख पाएंगे। तो इस वजह से हम लोग लाइट माइक्रोस्कोप या ऑर्डिनरी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से उस ऑब्जेक्ट को, एटम को नहीं देख सकते, क्योंकि एटम बहुत स्मॉलेस्ट पार्टिकल है और ये जो लाइट है, विजिबल लाइट, इसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा है इसके अकॉर्डिंग, तो ये इसके साथ जाके स्ट्राइक ही नहीं करती। जब इसके साथ टकराते ही नहीं है तो फिर हम लोगों को ये एटम नजर नहीं आता जब हम लोग लाइट माइक्रोस्कोप या ऑर्डिनरी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम लोग एटम को देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करें तब हम लोग एटम्स को काफी हद तक देख सकते हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा, हम लोग एटम्स को एक्यूरेटली नहीं देख सकते, हम लोग काफी हद तक एटम को देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल कैसे? जैसे अगर हम लोग दूर से देखें और हम लोगों को ऐसे फील हो, हम लोग को ऐसे नजर आए कि जैसे एक कार आ रही है वहां से, लेकिन हम लोगों को ये तो कंफर्म है कि है ये कार, कोई बस नहीं है, कोई ट्रक नहीं है ये कार। बस ये नहीं पता चल रहा कि वो सिविक है, वो कर्टस है, वो मेहरान है, ये नहीं पता चल रहा हम लोगों को। बस इतना जरूर कंफर्म हो रहा है कि कोई कार है, कोई बस या ट्रक नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही हम लोग एटम्स को भी देख लेते हैं। एक्यूरेट प्रिसाइजली तो नहीं देख सकते, लेकिन काफी हद तक हम लोग इसको जज कर लेते हैं बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम लोग एटम का इमेज हासिल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को अगर हम लोग यूज करते हैं, इसको मैं रेज कर देता हूं यहां से। अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करते हैं तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में विजिबल लाइट से हटके इसमें यूज होती है इलेक्ट्रॉन बीम। इस इलेक्ट्रॉन की बीम की जो वेवलेंथ होती है वो बहुत ही शॉर्टर होती है, बहुत ही स्मॉलर। तकरीबन इसकी जो वेवलेंथ होती है वो 0.1 नैनोमीटर या इससे भी लेस होती है। जब हम लोग एटम को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज करके देखने की कोशिश करते हैं तो एटम इलेक्ट्रॉन बीम की वेवलेंथ के सामने बहुत बड़ा पार्टिकल है। यानी ये अगर एटम है तो इलेक्ट्रॉन की बीम की जो वेवलेंथ है वो बहुत शॉर्ट है। अब जब हम लोग इसे देखने की कोशिश करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन की बीम जाके इस एटम से स्ट्राइक करती है और स्ट्राइक करके हमारी आंखों में नहीं आ सकती, हमारी आंखें नहीं एब्जॉर्ब करती इतनी छोटी वेवलेंथ। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में डिटेक्टर लगा होता है जिसको हम फोटोग्राफिक प्लेट भी बोलते हैं, इसमें आके स्ट्राइक करती है और यहां से हम लोगों को इसका इमेज ऑब्टेन हो जाता है। और इतना क्लियर इमेज नहीं मिलता हम लोगों को, एक्यूरेट नहीं मिलता, लेकिन काफी हद तक हम लोगों को पता चल जाता है कि वाकई मैटर जो है छोटे छोटे जर्रों से, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, जिनको हम लोगों ने एटम्स का नाम दिया है। तो यहाँ से हम लोगों को काफी हद तक आइडिया हो जाता है, पता चल जाता है कि ये मैटर जो है वो एटम से मिलकर बना है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज करके एटम को काफी हद तक देखा जा सकता है। ऑर्डिनरी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप को यूज करके हम लोग बिल्कुल नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि उसमें विजिबल लाइट इस्तेमाल होती है और विजिबल लाइट की वेवलेंथ बड़ी होती है। यानी आप इस बात को ऐसे समझें जैसे मेरे पास एक क्रिकेट की बॉल है और यहाँ पे कुछ हवा में मच्छर उड़ रहा है और मैं उस क्रिकेट की बॉल को उस मच्छर की तरफ फेंकता हूँ
तो पहले नंबर पे तो ये क्रिकेट की बॉल उस मच्छर के साथ जाके टकराएगी नहीं। चलो मान लेते हैं कि उसके साथ टकरा गई, अगर टकरा गई तो वापस नहीं आएगी। बिल्कुल इसी तरीके से लाइट माइक्रोस्कोप या ऑर्डिनरी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में जो लाइट होती है वो स्ट्राइक ही नहीं करती। अगर लाइट स्ट्राइक कर भी जाए, नहीं करेगी, लेकिन अगर सपोज कर भी जाए तो वापस नहीं आएगी। जैसे क्रिकेट की बॉल वो मच्छर के साथ टकरा के वापस नहीं आएगी। इस वजह से हम लोगों को ये लाइट माइक्रोस्कोप या ऑर्डिनरी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से एटम नजर नहीं आता। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जब हम लोग बात करते हैं तो इसमें एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन बीम की वेवलेंथ के अकॉर्डिंग बड़ा पार्टिकल है। तो इस वजह से ये छोटी वेवलेंथ वाली रेडिएशंस हैं, ये इसके साथ स्ट्राइक करती हैं, टकराती हैं, वापस आती हैं। हमारी आंखों में तो ये इमेज नहीं बनता क्योंकि बहुत छोटी वेवलेंथ है, तकरीबन 0.1 नैनोमीटर तक। तो हम लोग डिटेक्टर फोटोग्राफिक प्लेट पे इसका फोटो जो है, इसका इमेज जो है वो हासिल कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही इस बात को समझें कि मेरे पास क्रिकेट की बॉल है और सामने जो है वो दीवार है। जब मैं इस क्रिकेट की बॉल को उस दीवार पे मारूंगा तो फौरन स्ट्राइक होकर वापस आएगी, क्योंकि इस केस में एटम जो है इसके सामने, इन रेडिएशंस के सामने बड़ा पार्टिकल है, इसके साथ स्ट्राइक करेंगे और टकरा के वापस आएंगे। तो इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में काफी हद तक एटम्स को देख लेते हैं, इसका इमेज हासिल कर लेते हैं। इसके बाद 20th सेंचुरी में एटम्स के ऊपर जो है एक्सरे स्टडी की गई। एक्सरेज यानी ये वाली रेडिएशन, ये एक्सरेज, इनकी अगर वेवलेंथ की बात की जाए तो वो 0.1 नैनोमीटर से 10 नैनोमीटर तक की रेडिएशन है, इनकी वेवलेंथ इतनी होती है। तो जब एटम्स के ऊपर एक्सरेज गुजारी गई, एक्सरेज पास की गई, तो हम लोगों को दो बड़ी इंफॉर्मेशन मिली। कौन सी दो इंफॉर्मेशन मिली, इसको रेज कर लेते हैं यहां से। एक्सरे स्टडी में 20th सेंचुरी में एक्सरे स्टडी ने दो बातों को रिवील किया, दो इंफॉर्मेशन हम लोगों को पता चली। पहली बात हम लोगों को एक्सरे स्टडी से ये पता चली कि एटम्स की जो मैसेज हैं इनकी रेंज क्या है। हम लोगों को एटम के मैसेज की रेंज का पता चला, जो कि 10 की पावर -27 किलोग्राम टू 10 की पावर -25 किलोग्राम तक है। इतनी रेंज में एटम का मैस होता है। ये बहुत छोटी वैल्यूज हैं, बहुत छोटी वैल्यूज हैं। कितनी कुछ छोटी वैल्यूज हैं, चलिए हम लोग ट्राई करते हैं इसको मैं रेज कर देता हूँ यहाँ से। 10 की पावर -27 किलोग्राम का मतलब ये है। लेट्स ट्राई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। ये मतलब है, यानी इसको सिंपली इस तरह समझें कि अगर मेरे पास 1 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है और मुझे उसके इतने सारे पीसेस करने हैं, जब मैं उसके इतने सारे टुकड़े कर दूंगा, इतने सारे पीसेस बना दूंगा, तब मैं एटम तक पहुंच जाऊंगा और उसका वेट मेजर किया जा सकता है या मेजर कर सकता हूं। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम लोग एक किलोग्राम ऑब्जेक्ट के इतने सारे पीसेस कर लें और फिर उसका वेट मेजर कर लें। तो ये बहुत कम वेट हैं जिनको हम लोग आम बैलेंस के ऊपर, आम तराजू पे इसको मेजर नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम लोग जो हैं एक यूनिट इस्तेमाल करते हैं इनके वेट को, इनके मैसेज को डिटरमाइन करने के लिए, जिसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिक मैस यूनिट। इसको AMU से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एटम्स के एटॉमिक मैस कैसे डिटरमाइन करते हैं, तो हमने अपने इनकमिंग लेक्चर में इसी के ऊपर बात करनी है कि हाउ वी कैन डिटरमाइन एटॉमिक मैस ऑफ एन एटम। तो अगर हम लोग AMU की बात करें तो 1 AMU, ये आपने याद रखना है। हम लोग अपने आने वाली क्लास में इसको प्रूव भी करेंगे कि 1 AMU जो है ये इक्वल होता है 1.661 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -27 किलोग्राम। अगर इसको हम लोग ग्राम्स में रिप्रेजेंट करें तो 1 AMU
इज इक्वल टू 1.661 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 27। ये जो किलो होता है 1000 किलोग्राम, 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के बराबर है, तो 1000 मतलब 10 की पावर 3 ग्राम। तो इसको अगर आप सॉल्व करें तो हमारे पास बन जाएगा 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 27, ये 3 और ये बन गया 10 की पावर माइनस 24 ग्राम्स। तो 1 AMU ग्राम्स में इतने सारे के बराबर है और 1 AMU किलोग्राम में 1.661 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम के बराबर होता है। ये पहली बात हम लोगों को पता चली एक्सरे स्टडी से। दूसरी इंफॉर्मेशन जो हम लोगों को एक्सरे स्टडी से मिली वो थी एटम्स का डायामीटर। हम लोगों को एटम्स के डायामीटर का पता चला। डायामीटर का आम मतलब होता है साइज, यानी हम लोगों को एटम के साइज का पता चला। तो एटम का जो साइज है एक्सरे स्टडी ने जो शो किया वो था 2.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 10 मीटर। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2.0 मल्टीप्लाई जो 10 की पावर माइनस 10 मीटर होता है ये 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है, यानी 10 की पावर माइनस 10 मीटर इज इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉम। ये भी लेंथ का एक यूनिट है, तो हम लोग 10 की पावर माइनस 10 मीटर की जगह हम लोग 1 एंगस्ट्रॉम यानी एंगस्ट्रॉम भी लिख सकते हैं। तो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2 एंगस्ट्रॉम। यानी कोई आपसे पूछे कि एटम का डायमीटर कितना है तो आप लोग कहेंगे 2 एंगस्ट्रॉम, या आप लोग बोलेंगे 2.0 या 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 10 मीटर। तो हम लोग इसको एक और तरीके से भी लिख सकते हैं। इस पॉइंट को हम लोग यहाँ पे ले आए तो ये बनेगा 0.2 और इधर बचेगा हमारे पास 10 की पावर माइनस 9 मीटर। ये जो 10 की पावर माइनस 9 मीटर है ये 1 नैनोमीटर के इक्वल होता है। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 9 मीटर। तो हम लोग यहाँ पे नैनोमीटर भी लिख सकते हैं 0.2 नैनोमीटर। तो ये हमारे पास एटम का डायमीटर था जो एक्सरे स्टडी ने कैलकुलेट किया। अगर हम लोग एटम के साइज की बात करें तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर मैं छोटा सा यहाँ पे फुल स्टॉप लगाऊं, तो मैंने बहुत बड़ा फुल स्टॉप लगाया था कि आप लोगों को नजर आ जाए, बहुत छोटा सा बारीक सा फुल स्टॉप लगाएं, तो मॉडर्न रिसर्च इस बात को शुरू करती है कि इस फुल स्टॉप में तकरीबन 2 मिलियन से भी ज्यादा एटम्स मौजूद हैं। 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है। 2 मिलियन मतलब 20 लाख एटम्स हैं इस छोटे से डॉट में। तो मैंने बहुत बड़ा लगाया था ताकि आप लोगों को नजर आ जाए। बहुत छोटे स्मॉलेस्ट से पार्टिकल, स्मॉलेस्ट ऑफ, अगर हम लोग फुल स्टॉप लगाएं तो उसमें 2 मिलियन से भी ज्यादा एटम्स मौजूद होंगे।